Thank you, Ms. Fajr, for the introduction and starting the webinar. And thank you all the participants for sparing your valuable time. Section 7E, deemed income. It has lot of implications since its introduction through the Finance Act 2022. जैसा कि सबको मालूम है कि लास्ट ईयर थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022 ए टैक्स अनडीम्ड इनकम वाज इम्पोज्ड और उसमें ये था कि बेसिकली ये इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे था। जब फाइनेंस बिल आया तो उस वक्त इसको इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे लगाने की कोशिश की गई। देन सर्टन लीगल एक्सपर्ट्स ने कहा कि इसमें कुछ इम्प्लीकेशंस आ सकती हैं विद रिस्पेक्ट टू कोर्ट ऑफ लॉ, और क्योंकि फेडरेशन का ये सब्जेक्ट नहीं है मूवेबल प्रॉपर्टी पे टैक्स लगाना, देन दे कॉल इट डीम्ड इनकम ऑन कैपिटल एसेट्स। और कैपिटल एसेट्स में अगेन जब घुमा फिरा के उसकी बात हुई तो वो इमूवेबल प्रॉपर्टीज पे ही रह गया। तो उसके बाद चैलेंज किया गया इस टैक्स को मुख्तलिफ कोर्ट ऑफ लॉ में विद रिस्पेक्ट टू के ये इख्तियार नहीं है फेडरेशन का टू इम्पोज द टैक्स, ये कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीव्यू में नहीं आता, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। एंड अदर थिंग वाज कि इसको रेट्रोस्पेक्टिवली लगाया गया था फ्रॉम द टैक्स ईयर 2022 व्हेन द टैक्स ईयर 2022 वाज पास्ड। तो उसके बाद से फिर सर्टन डेवलपमेंट्स हुई, मुख्तलिफ कोर्ट ऑफ लॉज में केस चले, लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, मुख्तलिफ स्टे ऑर्डर्स भी ग्रांट किए गए। कुछ लोगों ने, बहुत कम लोगों ने पे किया, जबकि बाकियों ने, कुछ ने स्टे लिए और कुछ जो है वो स्टिल उस प्रोसेस में थे। तो देन 2023 साल आ गया। 2023 में टू मेक इट ऑब्लिगेटरी कि हर कोई ये टैक्स पे करे, स्पेशली व्हेन द पर्सन गोज फॉर द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, जब कुछ सेल करने के लिए जाता था तो उसके लिए उन्होंने 236C में अमेंडमेंट की और उसमें एक नई इम्प्लीकेशन पैदा हो गई कि अब डीम्ड इनकम का टैक्स किसी ने पे किया होगा तो तब ही वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकेगा। देन अगेन उसमें मोड मैनर जो है वो प्रेस्क्राइब होना था, एफबीआर ने करना था अभी। तो जुलाई में एक सर्कुलर 1 ऑफ 2023-24 इशू हुआ और जिसके तहत उसमें जो डीम्ड इनकम का टैक्स है वो पे होना कैसे चाहिए, या अगर जिसका नहीं बनता तो उसको सर्टिफिकेट लेना चाहिए, उसको एक्सप्लेन किया गया। हम फर्दर डिटेल में इसको देखेंगे। और फिर सर्कुलर 3 जो है वो अगेन इशू हुआ अगस्त में, और जिसमें फर्दर उसकी क्लैरिफिकेशन या अमेंडमेंट जो सर्कुलर 1 थी वो दी गई। तो अभी बहुत सारी कंफ्यूजन्स लोगों के जहनों में हैं, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर्टी ट्रांसफर, कि जिसने अभी बेचनी है प्रॉपर्टी तो वो बेच नहीं सक रहा विदाउट हैविंग अ सर्टिफिकेट या कोई बाकी जो एक्सक्लूजन्स हैं। तो उस मामले में देयर वर सर्टन थिंग्स। तो उसके लिए आज का जो सेमिनार है, वेबिनार है, उसको हमने अरेंज किया है। और इसका एजेंडा जो है बेसिकली के प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 7E क्या थी और 236C में अमेंडमेंट जो है थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022 जो 23 जो आई है वो क्या है, स्टेटस ऑफ सेक्शन 7E इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, वो भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वैसे सबके नॉलेज में है, जो प्रोफेशनल्स हैं, जो बाकी लोग हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, उनको हम उसके बारे में एक स्टेटस भी बताएंगे। देन क्लैरिफिकेशन इशूड बाय एफबीआर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। नॉर्मली स्कोप ऑफ इनकम जो है, दिस इज माय ओन डेफिनेशन ऑफ द टैक्स, कि टैक्स इज द प्राइस ऑफ लिविंग इन ए सिविलाइज्ड सोसाइटी। तो ये एक डेफिनेशन है कि व्हेन यू आर लिविंग इन ए सोसाइटी यू हैव टू पे सम प्राइस फॉर द कॉमन फैसिलिटीज एंड व्हिच इज कॉल्ड द टैक्स। एंड नॉर्मल इनकम टैक्स का जो स्कोप है, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 या वैसे भी जो आप इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर टैक्स देना होता है। तो नॉर्मल इनकम टैक्स का जो स्कोप होता था, आपने देखा होगा कि हेड्स ऑफ इनकम, जो स्टूडेंट्स भी जब हम थे और उसके बाद भी शुरू से जो चलता आ रहा है, वो यही था कि इनकम, सैलरी इनकम टैक्सेबल होती है, बिजनेस इनकम टैक्सेबल होती है, रेंटल इनकम, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टीज टैक्सेबल होती हैं, या कैपिटल गेन्स को बाद में टैक्स किया गया था, या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है वो टैक्स किए गए थे। लेकिन इट रिलेट्स टू द इनकम कि किसी ने कुछ अर्न किया हो। जबकि लास्ट ईयर थ्रू फाइनेंस एक्ट 2022
या पहले भी टैक्स में कुछ ऐसी विद होल्डिंग टैक्स की प्रोविजंस हैं जिसमें फाइनल टैक्स लायबिलिटी है, इवन किसी ने अर्न ना भी किया और ट्रांजैक्शन भी की हो तो तब भी टैक्स लगता था, जो कि इनकम टैक्स की रूल के खिलाफ है कि आपने इनकम अर्न नहीं की बेसिकली। जैसा कि नाम से जाहिर है कि इट इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स मींस द टैक्स ऑन इनकम। बट बहुत सारी ट्रांजैक्शंस पे विदाउट हैविंग द इनकम टैक्स किया जाता रहा है पहले भी। और लास्ट ईयर जो अमेंडमेंट आई उसमें दूसरे सोर्सेज ऑफ इनकम जो है उसको भी टैक्स किया गया। तो ये हेड्स ऑफ इनकम नॉर्मल जो होते थे वो सैलरी, कैपिटल गेन्स, इसके अंदर फर्दर ये एक्सप्लेनेशन है। दिस इज जस्ट टू गिव एन ओवरव्यू के इनकम्स के ऊपर टैक्स जो है वो इन सेक्शंस के तहत इनकम टैक्स लॉ जो है वो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 डील करता है। देन टैक्स ऑन डीम्ड इनकम या सुपर टैक्स, वो भी खैर बेसिकली इनकम के ऊपर ही है। एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया गया था लास्ट ईयर। और फिर डीम्ड इनकम के ऊपर ये फर्स्ट टाइम है कि आपने इनकम अर्न नहीं की और लेकिन उसको एज ए डीम्ड इनकम कंसिडर किया जाएगा और उसके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट था कि जो सेक्शन 7E के तहत फाइनेंस एक्ट 2022 में इंट्रोड्यूस किया गया। एंड डीम्ड इनकम कंप्यूट कैसे करनी थी ऑन इमूवेबल कैपिटल एसेट्स। बेसिकली जो इन इसको आप नॉर्मल या सिंपल वर्ड्स में समझ लें कि इमूवेबल प्रॉपर्टीज ही बेसिकली इसमें आती हैं। उसके ऊपर कंप्यूट होता है और एप्लीकेबल ऑन रेजिडेंट पर्संस। ये नॉन रेजिडेंट्स के लिए नहीं है, सिर्फ रेजिडेंट पर्संस के ऊपर एप्लीकेबल होगा। और इनकम फ्रॉम इमूवेबल कैपिटल एसेट्स शैल बी डीम्ड टू बी 5% ऑफ इट्स फेयर मार्केट वैल्यू। यानी उसका फिर फॉर्मूला दिया गया कि इनकम कितनी डीम कंसीडर की जाएगी कैपिटल एसेट्स की मार्केट वैल्यू पे, फेयर मार्केट वैल्यू पे। दैट वुड बी 5% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू। और फिर उसके ऊपर 20% जो टैक्स है वो लिया जाएगा फ्रॉम टैक्स ईयर 2022 ऑनवर्ड। देन इट मींस के जो इफेक्टिव रेट है, अगर आप फेयर मार्केट वैल्यू अगर सपोज 10 मिलियन है तो उसका 5% जो है वो 500,000 बनता है और उसका 20% 1 लाख बनता है, 100,000। तो इसका इफेक्टिव रेट बेसिकली 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू बनता है अगर आप कंप्यूट करें। देयर आर सर्टन एक्सक्लूजन्स एज वेल। उसमें यह है कि अगर कैपिटल फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ मूवेबल एसेट्स इज 25 मिलियन और अबव, उससे कम पे नहीं है। उससे ज्यादा अगर होंगे तो उसके ऊपर होगा। एंड देन देयर आर सर्टन अदर एक्सक्लूजन्स भी उसमें दी गई, लेकिन जैसे कि वन इमूवेबल प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रेमिसेस जो ओन पर्पस के लिए, ओन बिजनेस के लिए यूज होती है, उसके ऊपर भी नहीं है। एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी एंड सर्टन अदर एक्सक्लूजन्स आर देयर। तो ये एक्सक्लूजन्स जो हैं वो बेसिकली अभी हम सेक्शन 7E को डिस्कस कर रहे हैं कि उसमें बेसिकली क्या टैक्सेबल था और क्या नहीं था, किस चीज को शामिल करना था फॉर द कंप्यूटेशन एंड कैलकुलेशन ऑफ द of the assets for the purpose of deemed income। अगर वो assets इन exclusions के बाद 25 मिलियन या इससे ज्यादा हैं तो तब ये टैक्स जो है वो एप्लीकेबल होता है। तो इसमें जो exclusions हैं अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 7E, दोज आर के वन इमूवेबल कैपिटल एसेट्स का वन इमूवेबल कैपिटल एसेट ओन्ड बाय द रेजिडेंट पर्सन। यानी एक एसेट जो है वो एक्सक्लूड होगा। सपोज अगर किसी के 6 एसेट्स हैं या 7 एसेट्स हैं तो उसमें एक जो है एक्सक्लूड कर सकता है। अच्छा, इसमें फर्दर नॉर्मल जो इंटरप्रिटेशन है या जर्नल इंटरप्रिटेशन है उसमें यह है कि वो घर जिसमें आप रहते हैं वो एक्सक्लूड होगा, ऐसी बात नहीं है। इसमें आप तमाम जो मूवेबल एसेट्स हैं उसमें से बेशक ज्यादा वैल्यू वाला एक्सक्लूड कर लें। इसमें कोई कदगन नहीं है या कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि एक एसेट आपने एक्सक्लूड करनी। देन सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज कैरिड आउट। अगर किसी की कोई शॉप है या ऑफिस है जिसमें वो खुद से काम कर रहा है कोई बंदा, तो या कोई कंपनी है उसका अपना ओन बिजनेस है, ओन ऑफिस प्रेमिसेस है, तो उसके ऊपर भी ये लागू नहीं होगा, यानी वो भी एक्सक्लूड हो जाएगा।
Then self-owned agricultural land where agricultural activity is carried out by the person, excluding farmhouse and land annexed thereto. मीन एक एग्रीकल्चर लैंड ऐसी जहां पे एग्रीकल्चर एक्टिविटी बंदा कर रहा हो वो भी एक्सक्लूड होगी, बट फार्म हाउस अगर उसके ऊपर किसी ने अगर तामीर किया हुआ है और उस फार्म हाउस को भी अगेन डिफाइन किया है इसी सेक्शन में, तो वो जो है वो एक्सक्लूड नहीं होगा. देन अंडर सबसेक्शन 2 देयर आर फर्दर एक्सक्लूजन्स. उसमें यह है कि कैपिटल एसेट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी किसी शहीद या डिपेंडेंट ऑफ शहीद बिलोंगिंग टू पाकिस्तान आर्म फोर्सेस उनको अगर अलॉट की गई है तो वो प्रॉपर्टी भी वो भी शामिल नहीं की जाएगी, वो भी एक्सक्लूड हो जाएगी. देन ए पर्सन और डिपेंडेंट ऑफ ए पर्सन हु डाई वाइल दिस इन द सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आर द फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट. इसमें तमाम सरकारी मुलाजमीन आते हैं कि उसके डिपेंडेंट्स या पर्सन जो कि ड्यूरिंग द सर्विस अगर फौत हो जाते हैं तो उनको भी बेसिकली जो अगर अलॉटमेंट होती है उनके डिपेंडेंट्स को, तो वो भी इसमें शामिल नहीं होगी फॉर द कंप्यूटेशन ऑफ द डीम्ड इनकम जो कैपिटल एसेट्स इंक्लूड होने हैं. उसके अलावा ए वार वॉन्डेड पर्सन वाइल इन सर्विस ऑफ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस आर दी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट. इसमें भी अगर ये मुलाजमीन है तो उनको भी अगर कोई अलॉटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से या महकमे की तरफ से या अथॉरिटी की तरफ से किसी भी शक्ल में अलॉट होती है तो उसको भी शामिल नहीं किया जाएगा. Then an ex-serviceman and serving personnel of armed forces or ex-employees or serving personnel of federal and provincial governments being original allottees of the capital asset duly certified by the allotment authority. अगर कोई एक्स सर्विसमैन या सर्विंग पर्सनल ऑफ दी पाकिस्तान आर्म फोर्सेज या गवर्नमेंट के जितने मुलाजमीन हैं उनको कोई अलॉटमेंट होती है, घर दिए जाते हैं, गवर्नमेंट देती है या कोई अथॉरिटी देती है, तो वो भी उसमें शामिल नहीं होंगे फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ दी डीम्ड इनकम के लिए जो कैपिटल एसेट्स शामिल होने हैं उसमें ये वाले शामिल नहीं होंगे. देन इसमें फर्दर एक्सक्लूजन जो हैं, एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच द इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस एंड टैक्स लेविएबल इज पेड देयर ऑन. यानी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसके ऊपर अदरवाइज टैक्स पे हो रहा है, जैसे कि आपने कोई प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी या घर रेंट पे दिया हुआ है और वो रेंटल इनकम आप डिक्लेयर करते हैं तो उसके ऊपर भी उसको भी एक्सक्लूड किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ कंप्यूटेशन, जो कि 25 मिलियन की कंप्यूटेशन आएगी और उसके ऊपर टैक्स लगेगा, उससे एक्सक्लूड किया जाएगा. Then a capital asset in the first year of acquisition where the tax under section 236K has been paid. यानी अगर आपने इसी साल कोई एसेट खरीदा है इन द सेम टैक्स ईयर और उसी साल ही अगर बेच देते हैं तो उसके ऊपर भी ये वाला जो टैक्स है वो नहीं लागू होगा. देन वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स, ये यानी कि पहले ही मैं बता चुका हूँ कि इन तमाम का जो टोटल है अगर वो 25 मिलियन से एक्सक्लूजन्स करके तमाम कैपिटल एसेट्स का टोटल इन एग्रीगेट इफ डज नॉट एक्सीड 25 मिलियन तो फिर ये टैक्स नहीं होगा. अगर 25 मिलियन से एक्सीड करता है तो देन ये टैक्स लेविएबल होगा. देन इसमें प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट की जो ओन प्रॉपर्टीज हैं वैसे वो अगर कोई ऑप्शन के वो उनके ऊपर भी बेसिकली ये टैक्स जो है वो लेविएबल नहीं है, वो वैसे भी एग्जाम्प्ट हैं टैक्स से, प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट. लोकल गवर्नमेंट अलबत्ता एग्जाम नहीं है, बट यहाँ पे इस अदरवाइज इनकम टैक्स से एग्जाम नहीं है, बट यहाँ पे डीम्ड इनकम के इनकम टैक्स से वो एग्जाम है. Then capital assets owned by a local authority, a development authority, builders and developers of land development and construction, subject to condition that such persons are registered with Directorate General of Designated Non-Financial Business and Professions. ये आपको शायद अंदाजा होगा कि विद रिस्पेक्ट टू MLCFT जो बिल्डर्स एंड डेवलपर्स हैं they are required to be registered as DNFBP designated non-financial businesses and professions. उन्होंने रजिस्टर होना है और इनका जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स और इसका जो रेगुलेटर है दैट इज FBR. तो FBR में एक डायरेक्टरेट है which directorate is Directorate General of Designated Non-Financial Businesses and Professions. तो उसके साथ जो रजिस्टर्ड हैं
उनके ऊपर भी ये लागू नहीं होगा। अच्छा, इसमें लोकल अथॉरिटी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ये भी आती है। लोकल अथॉरिटी मीन के जैसे CDA है, तो डेवलपमेंट अथॉरिटी है, कैपिटल डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसकी कोई हाउसिंग स्कीम है या उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी बेसिकली अगर रजिस्टर्ड होंगे तो तब ये लागू नहीं होगा। अदरवाइज इवन जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज हैं उनके ऊपर भी ये लागू होता है। Then under subsection 3 it is provided that federal government may include or exclude. Till now कोई ऐसा नोटिफिकेशन इशू नहीं हुआ कि इन चीज़ों की एक्सक्लूजन या इंक्लूजन के बाद कोई और चीज़ इंक्लूड या एक्सक्लूड की गई हो। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट हैज द पावर, हैज बीन एम्पावर्ड to issue any notification to include or exclude any other property or person for the purpose of this section, जो deemed income का section है। These were the provisions जो कि मीन इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है या एक्सक्लूड क्या क्या हो सकता है फॉर द पर्पस ऑफ डीम्ड इनकम। तो इसी सेक्शन में ये दो चीजें समझनी भी जरूरी हैं। कैपिटल एसेट, क्योंकि सेक्शन का जो हेडिंग है दैट इज डीम टैक्स ऑन डीम्ड इनकम ऑफ कैपिटल एसेट्स, तो कैपिटल एसेट्स को जो यहाँ पे डिफाइन किया गया है उसमें बेसिकली तमाम चीजें एक्सक्लूड की हैं और फाइनली जो बचता है वही इमूवेबल प्रॉपर्टीज बचती हैं। आप ये देखें कि उसमें कैपिटल एसेट्स को मीन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय ए पर्सन whether or not connected with a business but does not include stock in trade, consumable stores, raw materials for the purpose of business, any shares, stocks or securities, any property with respect to which the person is entitled to a depreciation, यानी business की कोई प्रॉपर्टी है जहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी इंस्टॉल है या लैंड एंड बिल्डिंग है जो कि बिजनेस से रिलेटेड है जिसकी आप डेप्रिसिएशन क्लेम करते हैं, वो भी शामिल नहीं है। तो फिर शामिल क्या होता है उसके अलावा जो मूवेबल एसेट्स हैं लाइक कार्स और बाकी जो मूवेबल एसेट्स हैं, मशीनरी, बाकी चीज़ें वो भी इंक्लूडेड नहीं है। तो इसमें अगेन जो कैपिटल एसेट सब्जेक्ट टू डीम्ड इनकम जो है वो बेसिकली इमूवेबल एसेट्स ही रह जाते हैं और इमूवेबल एसेट्स में भी जो एसेट्स हैं वो प्रॉपर्टीज हैं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। या फार्म हाउस हमने कहा था कि उसके ऊपर भी ये टैक्स शामिल होगा, बट फार्म हाउस को उन्होंने अगेन डिफाइन किया इसी सेक्शन में कि फार्म हाउस किसको कंसीडर किया जाएगा टू बी इंक्लूडेड फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेशन ऑन डीम्ड इनकम। तो फार्म हाउस मींस ए हाउस कंस्ट्रक्टेड ऑन टोटल मिनिमम एरिया ऑफ 2000 स्क्वायर यार्ड्स, यानी 4 कनाल का जो फार्म हाउस होगा और जिसके ऊपर कवर्ड एरिया 5000 स्क्वायर फीट होगा उसको फार्म हाउस कंसीडर किया जाएगा और उसको भी शामिल किया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ डीम्ड कैपिटल एसेट्स, जिसके ऊपर डीम्ड इनकम कंप्यूट होगी एंड देन टैक्स लेविएबल होगा। इसी में ही फार्म हाउस में फर्दर डिफाइन किया गया है कि प्रोवाइडेड दैट वेयर देयर आर मोर देन वन dwelling units in a compound and the aggregate average area of the compound is more than 2000 square yards for a dwelling unit, each one of such dwelling units shall be treated as a separate farmhouse। तो अगर मोर देन वन dwelling units हैं और हर किसी का एरिया जो है वो एवरेज एरिया ऑफ कंपाउंड इज मोर देन 2000 स्क्वायर यार्ड्स, तो वो भी उसमें शामिल हो जाएगा। फार्म हाउस कहलाएगा वो भी, और फार्म हाउस की डेफिनेशन के मुताबिक वो भी इंक्लूड हो जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ द इमूवेबल एसेट्स फॉर द पर्पस ऑफ डीम्ड इनकम, और डीम्ड इनकम के ऊपर टैक्स देना होगा। तो these were the provisions under section 7E जो कि एप्लीकेबल था फॉर द टैक्स ईयर 2022 एंड ऑनवर्ड। और उसके बाद आप सबको अंदाजा है कि क्या हुआ कि 2023 में दिस वाज चैलेंज्ड बेसिकली बिफोर द कोर्ट्स ऑफ लॉ। ये इनका स्टेटस है और अभी तक के जो स्टेटस है कोर्ट्स ऑफ लॉ में वो ये हैं कि लाहौर हाई कोर्ट जो है उसने declared this tax under section 7E unconstitutional और 2559 जो है उस रिट ऑफ 2022 उसके मुताबिक उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया गया है। इन टैक्स पेयर की फेवर में ये फैसला हुआ है। और सिंध हाई कोर्ट ने
टैक्स ईयर के अगेंस्ट फैसला दिया था, जिसके अगेंस्ट वही पिटिशनर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में गए और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो इंटरम ऑर्डर इशू किया उसके मुताबिक उन्होंने कहा है कि 50% आप टैक्स पे करें और अभी स्टिल पेंडिंग है फॉर दी पेनल्टी। देन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुख्तलिफ लोगों को स्टे ऑर्डर्स दिए हैं मुख्तलिफ पिटिशंस के अगेंस्ट और केस हर्ड हो चुका है और फाइनल जजमेंट इज रिजर्व्ड एंड येट टू बी इशूड। तो ये स्टेटस हैं। इसमें बेसिकली अगर हम देखें तो कुछ लोगों को स्टे मिले हुए हैं जिन्होंने स्टे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दिए हुए हैं या बलूचिस्तान हाई कोर्ट में दिए हुए हैं, और बाकी लाहौर हाई कोर्ट ने जो है फैसला कर दिया है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके अगेंस्ट डिपार्टमेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट में अभी ये इकट्ठी रिट जो है वो सुनी जाएंगी और उसके बाद फाइनल फैसला होगा। बट इंटरम फैसला जो है उसके मुताबिक 50% टैक्स लाइबिलिटी जो सिंध हाई कोर्ट के पिटिशनर्स थे उसके अगेंस्ट उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया। देन फाइनेंस एक्ट 2023 उसकी इन्फोर्समेंट के हवाले से फर्दर ये अमेंडमेंट एक सेक्शन 236 में की गई। इसमें बेसिकली जो मामला था वो ये था कि लोग प्रॉपर्टी जो है उसकी सेल परचेज में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। बेसिकली ये एक डिटरेंट मेजर भी थी और टैक्सेशन मेजर भी थी। डिटरेंट मेजर इसलिए थी कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में प्रॉपर्टीज में हो रही थी और जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल या अदर जो इन्वेस्टमेंट है वो रुकी हुई थी। तो उस हिसाब से ये डिटरेंट थी कि इसको रोका जाए। तो इसकी सेल परचेज को रोकने के लिए पहले भी टैक्स मेजर्स हैं, टैक्स रेट्स हैं, वो भी बढ़ा दिए गए इस साल। जो कि 3% 2% होता था एटीएल के लिए, उसको 3% किया गया और नॉन एटीएल के लिए 4% था, उसको 6% किया गया। इवन 236 के जो है उसके रेट्स भी बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए, उसको भी 3% एंड 10.5% फॉर नॉन एटीएल जो किया गया। तो एक सब सेक्शन 2A इंसर्ट किया गया इसमें सेक्शन 236C में, और उसके मुताबिक जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी है उसके लिए ये लाजमी करार दिया गया कि उन्होंने ये इंश्योर करना है कि वाइल ट्रांसफरिंग दी प्रॉपर्टी एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी प्रॉपर्टी अगर बेचेगा तो उस वक्त एविडेंस लेना है कि सेक्शन 7E की जो लाइबिलिटी है उस पर्सन ने पे कर दी है। एंड इट वाज उसमें एनेक्टेड के जो पर्सन्स हैं उन्होंने इस तरीके से लाइबिलिटी अपनी डिस्चार्ज की है और मोड एंड मैनर, जो फॉर्म एंड मोड एंड मैनर है वो बाद में एफबीआर ने इशू करना था। तो ये जुलाई में बेसिकली 1 जुलाई से ये इफेक्टिव था। देन उसकी प्रॉपर्टीज की जो ट्रांसफर थी वो रुकी हुई थी क्योंकि रजिस्ट्रार जो थे कंसर्न दे वर नॉट क्लियर। तो एफबीआर ने फिर एक क्लैरिफिकेशन इशू की थ्रू सर्कुलर नंबर 1 ऑफ 2023-24 डेटेड 21 जुलाई को सर्कुलर नंबर 1 इशू हुआ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अमेंडमेंट इन सेक्शन 236C with respect to payment of tax under section 7E। तो सेक्शन 7E आपने देखा है कि हमने उसकी प्रोविजंस देखी हैं कि उसमें सर्टेन एक्सक्लूजन्स भी हैं। उस एक्सक्लूजन्स को कौन वेरीफाई कर सकता है? वो डेफिनेटली कमिश्नर कंसर्न ही कर सकता है। तो उस सिलसिले में ये बेसिकली ये सर्कुलर जो है वो बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन करता था। उसमें उन्होंने सिचुएशंस दी सेक्शन सर्कुलर 1 ऑफ 2023-24 में कि उसमें बेसिकली 2 कैटेगरीज बनाई उन्होंने। उसको अगर पूरे सर्कुलर को पढ़े कि वेयर एक कैटेगरी ये है कि जहाँ पे सेलर और ट्रांसफर इज ऑन एटीएल, ऑल्दो कि ये भी रेलेवेंट चीज नहीं है। उसके अंदर उन्होंने 3 सिचुएशंस दी हैं कि the person has already not declared and paid tax under section 7E के, यानी ऐसे लोग जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए जाते हैं तो उस उन्होंने 7E का टैक्स नहीं पे किया। दूसरी सूरत उसमें यह है कि किसी ने पहले ही डिक्लेयर किया हुआ है और 7E का टैक्स भी पे किया है। और तीसरी सूरत ये हो सकती है, उसमें लिखा हुआ है कि उस पर्सन ने स्टे ऑर्डर लिया है फ्रॉम द कोर्ट ऑफ लॉ, फ्रॉम एनी हायर कोर्ट्स, हाई कोर्ट से, इस्लामाबाद से या कहीं से भी, और उसको
इसीलिए इसलिए डिक्लेयर नहीं किया और टैक्स भी 7E का नहीं पे किया। ऑल्दो के 7E के नोटिस, डीम्ड इनकम के टैक्स के नोटिस भी लोगों को इशू हुए, तो उस सिलसिले में बहुत सारे लोगों ने स्टे लिया और टैक्स ये नहीं पे किया। सो देन देयर आर 3 सिचुएशंस। इन 3 सिचुएशंस को कैसे टैकल किया है कि उसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होगा जब कोई भी बंदा रजिस्ट्रार के पास या ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के पास जाएगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, तो वो क्या इंश्योर करेंगे। पहली सिचुएशन थी कि अगर पहले बंदे ने टैक्स पे नहीं किया, ऑलरेडी नॉट पेड, तो उसमें तो सिंपली उन्होंने कहा है कि सेपरेट पेमेंट चालान जो है वो जनरेट होगा एफबीआर के पोर्टल से, और वो 7E का टैक्स पे करेगा, और प्रूफ ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स जो है दैट वुड बी कंसीडर्ड वैलिड फॉर द ट्रांसफरिंग अथॉरिटी, यानी ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के लिए वो वैलिड एविडेंस होगा और वो ट्रांसफर कर देंगे। इसमें अगेन अब बहुत सारी चीजें आती हैं कि अगर बंदे ने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर करनी है तो उसके पास उससे ज्यादा के एसेट्स भी हो सकते हैं उसकी वेल्थ स्टेटमेंट में, और उसने उसको कंप्यूट कैसे किया, कैसे पे किया, इसके लिए कोई मैकेनिज्म इस सर्कुलर में भी इवन डिफाइंड नहीं है। हाल्दो के लॉ में तो डिफाइन है, बट अगर कोई डिक्लेयर करके पे करता है, थोड़ा पे करता है या ज्यादा पे करता है, देन देयर इज नो चेक एंड बैलेंस बेसिकली। बट उन्होंने कहा है जी अगर कोई एक सेपरेट चालान के जरिए 7E का टैक्स पे कर देता है तो दैट वुड बी वैलिड एविडेंस फॉर द ट्रांसफरिंग अथॉरिटी, और ट्रांसफरिंग अथॉरिटी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देगा। तो देयर इज कंफ्यूजन कि वो क्या उसी प्रॉपर्टी को अगर 25 मिलियन से ज्यादा है तो उसके ऊपर टैक्स पे कर देगा, या अगर कम है तो फिर क्या करेगा। तो देयर इज कंफ्यूजन और इसमें अभी तक क्लैरिटी नहीं है। देन दूसरी जो 2 सिचुएशंस थी कि किसी बंदे ने पहले पे कर दिया, यानी फॉर द टैक्स ईयर 2022 जब रिटर्न फाइल हुई, या उसके बाद भी एफबीआर ने टाइम एक्सटेंड किया था कि सेपरेट एनेक्सर दिया था उसको फाइल करके लोग 7E का टैक्स पे कर सकते थे। तो उन्होंने अगर पहले पे कर दिया या डिक्लेयर कर दिया एंड देन किसी ने अगर स्टे ऑर्डर लिया हुआ है और पे नहीं किया, तो उन दोनों सूरतों में पर सिचुएशन 2 एंड 3 जो ऊपर दी गई है, उस सूरत में इन्होंने ये लाजमी करार दिया है कि एक सर्टिफिकेट कंसर्न कमिश्नर से ऑब्टेन किया जाएगा, और वो सर्टिफिकेट पेश किया जाएगा रजिस्टरिंग ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को, और देन वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेंगे। अब सर्टिफिकेट लेना जो है अगेन इज अ कम्बरसम प्रोसेस। उसमें अगेन इस सर्कुलर में दिया गया है कि एक फॉर्म ए है हर प्रॉपर्टी के लिए जो भी ट्रांसफर होने के लिए जाएगी, कंसर्न कमिश्नर उसमें रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है फिल इन की जाएगी और कमिश्नर कंसर्न को वो सबमिट की जाएगी, और कमिश्नर कंसर्न जो है वो सर्टिफिकेट इशू करेगा विद इन 7 days ऑफ द सबमिशन ऑफ फॉर्म ए। और ये ऑनलाइन भी ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन इसकी अभी तक अप्रूवल जो है वो लेना इट वाज कम्बरसम प्रोसेस कि वो नहीं हो सकती थी, क्योंकि कमिश्नर पूरी असेसमेंट करेगा कि डीम कितने उसके एसेट्स हैं, डीम्ड इनकम टैक्स बनता है नहीं बनता है वट एवर, तो फिर वो सर्टिफिकेट इशू करता। और कोर्ट ऑफ लॉ में अगर है तो देन वो कोर्ट डिसीजन कमिश्नर को दिखाना पड़ेगा, और उसके साथ फिर वो इशू कर सकते हैं कि जी ही हैज गॉट द स्टे ऑर्डर और इसके ऊपर ये लागू नहीं होता, तो देन वो सर्टिफिकेट जो है वो उस बंदे को इशू होगा। देन इफ देयर आर मोर देन वन ओनर्स ऑफ वन प्रॉपर्टी, आपको शायद अंदाजा है कि अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो उसमें हर बंदा अपने अपने हिस्से का जिम्मेदार है। तो इस सूरत में भी उन्होंने यही कहा कि ईच पर्सन शैल ऑब्टेन द सर्टिफिकेट फॉर हिज रिस्पेक्टिव शेयर, और फिर वो प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर हो सकेगी जब सर्टिफिकेट पेश किया जाएगा। ये सर्कुलर 1 में जो 21 जुलाई का था उसका ये समरी यही है, और जो नॉन एटीएल में है उसके लिए सिंपली को 7E का टैक्स पे करेगा, और उसके लिए भी सेपरेट चालान जो है वो प्रोवाइडेड है ऑन द वेबसाइट ऑफ एफबीआर, तो वो 7E का टैक्स पे करेगा और वही एज एविडेंस फॉर ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को फर्निश करेगा। तो देन ट्रांसफरिंग अथॉरिटी विल ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी उस पर्पज के लिए। 7E की जो कंप्लायंस है वो हो जाएगी 236C में जो रीसेट अमेंडमेंट थी। इसमें एटीएल और नॉन एटीएल का बेसिकली कोई डिस्टिंक्शन थी नहीं, क्योंकि एटीएल और नॉन एटीएल के लिए तो रेट डिफरेंस होना है ना जो विद होल्डिंग टैक्स का है।
तो एनी हो, बेशक बंदा नॉन एटीएल है या एटीएल है, जिसने डिक्लेयर ही नहीं पहले किया, वो 7E का टैक्स पे करेगा और तब ट्रांसफरिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, तो वो वैलिड एविडेंस कंसीडर होगा और प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। और बाकी दो सूरतों में सर्टिफिकेट था। देन इसको फर्दर एक सर्कुलर 3 इशू किया गया 15 अगस्त को, क्योंकि उसमें बहुत सारी लीगल हिचेस भी थी और बहुत सारी एक्सक्लूजन्स जो ऑलरेडी लॉ ने प्रोवाइडेड की थी, ऑलरेडी लॉ में प्रोवाइडेड थी, उसको कैटर फॉर करने के लिए ये सर्कुलर इशू किया गया है कि बहुत सारी जगहों पे तो ज़रूरत ही नहीं थी उसकी सर्टिफिकेट लेने की, जहाँ पे डीम्ड इनकम का टैक्स जो है वो बनता ही नहीं है। तो उनको कैटर करने के लिए ये इशू किया गया है सर्कुलर नंबर 3। इन सूरतों में कमिश्नर का सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं होगी। अब वो कौन सी सिचुएशंस हैं? सबसे पहले तो उन्होंने ये बताया, जैसे मैंने कोर्ट्स का स्टेटस बताया है ये वाला इसमें, कि लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला जो है वो दिया है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो इसमें सबसे पहले सर्कुलर 3 में ये डिफाइन किया कि जी जो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में केसेस हैं, उस सूरत में ज़ाहिर है कोर्ट की एक जजमेंट है, तो उसको तो डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है। उन्होंने उसको एक्सक्लूड कर दिया कि अगर लाहौर हाई कोर्ट के जो जुरिस्डिक्शन में केसेस हैं, उनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की सूरत में किसी किस्म की जरूरत नहीं होगी, ना किसी सर्टिफिकेट की, ना किसी और चीज की, ना टैक्स पे करने की। तो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में, ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में जो केसेस फॉल करते हैं, यानी पूरे पंजाब में, इसके दो मतलब निकलते हैं। अगर पर्सन पंजाब का है और लाहौर हाई कोर्ट जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है, या प्रॉपर्टी जो है वो पंजाब में है, तो इन बोथ द केसेस देर आर उसमें जो है वो जरूरत नहीं होगी, यानी पंजाब में प्रॉपर्टी ट्रांसफर जो है विदाउट हैविंग सर्टिफिकेट या 7E का टैक्स पे किए बगैर वो ट्रांसफर हो रही है और होगी। देन ये 52559 रिट पिटीशन थी जिसका फैसला है। अगर आप कहेंगे तो वो भी आपको बाद में ईमेल कर देंगे हम, या इस पे अपलोड कर देंगे। और उसके अलावा फिर इसमें फर्दर मॉडिफिकेशन ये की गई, जैसा कि वो टैक्स ईयर 2022 था जब जुलाई में बेसिकली वो सर्कुलर आया, तो बाद में टैक्स ईयर 2023 की रिटर्न्स भी फाइल ड्यू हो गई थी और फाइल होना शुरू हो गई थी। तो उसमें बेसिकली उन्होंने ये मेंशन किया कि 2023 में अगर किसी ने डिक्लेयर किया और पे किया है, तो उसके सूरत में भी वो जो है वो उसको ऐसे ही कंसीडर किया जाएगा। सर्कुलर नंबर 1 में जहाँ पे टैक्स ईयर 2022 लिखा हुआ था, उसमें उसको फर्दर क्लैरिफाई किया गया कि इट में बी रेड एज 2022 एंड ऑनवर्ड्स। ये जी एक सिचुएशन ये होगी कि जो लाहौर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में यानी पंजाब में केसेस हैं, उस सिलसिले में सर्टिफिकेट या किसी 7E पे करने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज विदाउट 7E की पेमेंट के टैक्स के बगैर ही ट्रांसफर हो जाएंगी। देन ट्रांसफर, तो इस सूरत में फिर बेसिकली कुछ और एक्सक्लूजन्स भी दी गई कि जिनको सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होगी, वो सर्कुलर 3 में डिफाइंड है, नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे। और लेकिन ट्रांसफरिंग अथॉरिटी को इस चीज का पाबंद बनाया गया कि जो भी सिचुएशंस हैं या सिनेरियोज हैं, इस सूरत में अगर वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो भी कलेक्ट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू कि उस पर 7E लागू नहीं होता, वो कंसर्न चीफ कमिश्नर ऑफ द आरटीओ को हर हफ्ते भेजेंगे। ट्रांसफरिंग अथॉरिटी हर हफ्ते भेजेगी और वो उसको स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, एंड देन दे कैन आस्क फॉर के किसके ऊपर वो लागू होना है या नहीं होना, उसमें फर्दर भी उसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो देन सिचुएशंस एक आती है नॉन रेजिडेंट्स की। नॉन रेजिडेंट्स, जैसा कि सेक्शन 7E जो है उसका परव्यू ही रेजिडेंट्स पर्सन्स के लिए है, तो नॉन रेजिडेंट्स के ऊपर 7E लागू नहीं होता। अब नॉन रेजिडेंट्स की प्रॉपर्टीज भी हैं, अगर वो ट्रांसफर करने के लिए आते हैं नॉन रेजिडेंट, तो उसके ऊपर 7E क्योंकि लागू नहीं होता, तो उस सूरत में क्या करना है ट्रांसफरिंग एंड रजिस्टरिंग अथॉरिटी ने? उन्होंने कहा है कि उस सूरत में सर्टिफिकेट की तो जरूरत नहीं होगी, बट नॉन रेजिडेंट ने एक फॉर्म भी फिल करना है जिसके ऊपर वो स्टेटस अपना लिखेगा
कि वो नॉन रेजिडेंट है, उसका स्टे कितना है, फॉर्म बी सर्कुलर नंबर 3 में अवेलेबल है आखिर में एज एन नेक्स्ट। और ड्यूली फिल्ड फॉर्म बी उसने फिल करना है, और उसने अपने नाइकॉप या पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जो है उसकी कॉपी साथ लगानी है, और एविडेंस देना है कि उसने पाकिस्तान में 183 दिन, जो कि रेजिडेंट की डेफिनेशन आती है सेक्शन 81 में, कि उसके मुताबिक जो है वो रेजिडेंट की डेफिनेशन में तो फॉल नहीं कर जाता, उसकी डिक्लेरेशन देनी है, और अपना पासपोर्ट जो है उसके ऊपर स्टैंपिंग और वो सारा एविडेंस देना है कि वो 183 डेज से ज़्यादा पाकिस्तान में नहीं रहा। तो ये सारे एविडेंस जब देंगे तो फिर जो रजिस्ट्रार या ट्रांसफरिंग अथॉरिटी है वो उसको कंसीडर करेगा, और उसके बगैर, सर्टिफिकेट के बगैर किसी चीज़ के, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देगा। लेकिन अगेन ये तमाम जो चीज़ें हैं, हर ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ने हर हफ्ते कंसर्न कमिश्नर को ज़रूर भेजनी है। देन दूसरी सूरत हाल आती है, जैसा कि मैंने बताया था कि सेक्शन 7E में कुछ एक्सक्लूजन्स थी, शहीद, डिपेंडेंट्स ऑफ शहीद, या जो पर्सन वाइल सर्विस डाई करते हैं, ये अगेंस्ट सेक्शन 7E की प्रोविजंस हैं। वार वॉन्डेड पर्सनस जो हैं उनको अगर कोई प्रॉपर्टी अलाट हुई हुई है, एक सर्विसमैन या सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेस को जो प्रॉपर्टी अलाट हुई है, वो अगर बेचने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर भी लागू नहीं होगा। बट उसके लिए रजिस्ट्रार ने या ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ने ये इंश्योर करना है और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ले रहे हैं कि पर्सन बिलोंग्स टू द अबव कैटेगरी, यानी ये शहीद या डिपेंडेंट ऑफ शहीद है, या उस पर्सन या डिपेंडेंट ऑफ दैट पर्सन वाइल सर्विस इन पाकिस्तान या आर्म फोर्सेस या फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट ही फौत हुआ है। ये जितनी चारों कैटेगरीज हैं उसका कोई एविडेंस लेना है कि ये जो प्रॉपर्टी है, जो बंदा ट्रांसफर कर रहा है, ट्रांसफर है, वो इस कैटेगरी में फॉल करता है, उसका एविडेंस लेना है। Then evidence that the property under transfer has been allotted as an original allotee, certified by the official allotment authority। यानी जहां से वो कोई भी प्रॉपर्टी उसको अलॉट हुई है, वेदर इट इज DHA या गवर्नमेंट की कोई स्कीम है या वटेवर, तो उसकी सर्टिफिकेशन उस ऑफिशियल अलॉटमेंट अथॉरिटी से करवाएंगे कि ये ओरिजिनल अलॉटी है, इसने किसी से अदरवाइज नहीं खरीदा, इसको विद रिस्पेक्ट टू दो सर्विसेज जो कि ये अबव मेंशन्ड हैं, शहीद या वार वॉन्डेड पर्सन है या एक्स सर्विसमैन या सर्विंग पर्सनल ऑफ आर्म फोर्सेज में, उनको एज ए ओरिजिनल अलॉटी वो प्रॉपर्टी जो है वो अलॉट हुई थी, उसको सर्टिफाई करवा के वो साथ लगानी है, तो देन वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। देन देर इज, यानी इस सूरत में भी वो जो सर्कुलर 1 में सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट थी या 7E की पेमेंट की रिक्वायरमेंट थी, वो नहीं होगी। यानी ये तमाम सूरतें जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसमें सर्टिफिकेट ऑफ द कमिश्नर या एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ 7E नहीं रिक्वायर्ड होगा। जस्ट रजिस्ट्रार या ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ने ये इंश्योर करना है और ये डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, और फिर ट्रांसफरिंग अथॉरिटी अगेन रिस्पॉन्सिबल है टू रिपोर्ट टू द चीफ कमिश्नर ऑफ द कंसर्न्ड RTO। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ उन्होंने बेसिकली इंश्योर करना है। इसमें ट्रांसफरिंग अथॉरिटी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है इस सर्कुलर के तहत। देन उसमें एक सिचुएशन ऐसी भी थी, आपने सेक्शन 7E जैसे हमने पढ़ा पहले, कि जिस ईयर में कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है और 236K, यानी परचेजर जो है वो टैक्स पे करता है ऑन दी परचेज ऑफ द प्रॉपर्टी, अगर उसका टैक्स पे किया है तो देन भी ये 7E का टैक्स जो है वो लागू नहीं होता। उसके लिए भी एविडेंस रजिस्ट्रार या ट्रांसफरिंग अथॉरिटी ने लेना है कि वो CTR जिसके तहत वो 236K का टैक्स पे हुआ है, और सेम ईयर में होना चाहिए। जैसे सेम टैक्स ईयर में अगर प्रॉपर्टी खरीदी है और उसी साल में अगर बेची है तो देन ये 7E जो है वो लागू नहीं होता। तो CPR बेसिकली इज द मेजर एविडेंस, लेकिन CPR के ऊपर एविडेंस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 236K होना चाहिए। उसके अलावा बेरिंग उस इट शुड बियर द ट्रांसफर नेम, CNIC, डेट ऑफ पेमेंट, टैक्स ईयर, सारा कुछ मेंशन होना चाहिए, तो देन ये बेसिकली जो है वो वैलिड एविडेंस कंसिडर होगा।
Then there were situation कि self-owned agriculture property या where the agriculture activities are carried out by the person excluding farmhouses constructed on agriculture land and agri land annexed thereto. तो एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी की सूरत में भी उन्होंने ये कहा है कि कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो हैं एंड एविडेंस टू दी अबव कि वो उसके ऊपर कोई फार्म हाउस कंस्ट्रक्टेड नहीं है और एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी सेल्फ कल्टीवेशन में है, तो इसके लिए एक प्रॉपर एविडेंस वो भी बनता है कि उसने एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स अंडर द प्रोविंशियल लॉ अगर पे किया है तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द एविडेंस। बट प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स उसके अंदर सर्कुलर 3 में लिखा हुआ है और कोई भी एविडेंस रिलेटेड जो है वो उनसे मांग सकते हैं और देन इट वुड बी कंसीडर्ड एज वैलिड एविडेंस और उसके ऊपर सेक्शन 7 ही अप्लाई नहीं होगा। लेकिन इसमें अगेन फार्म हाउस जो है अगर कोई कंस्ट्रक्टेड है और वो 4 कनाल से ज्यादा और 5,000 स्क्वायर फीट कंस्ट्रक्टेड एरिया अगर उसका कोई एविडेंस है तो वो उसमें एक्सक्लूड नहीं होगा, उसके ऊपर टैक्स पे होगा। और यानी फार्म हाउस अगर एक प्रॉपर्टी पे जैसा कि ड्वेलिंग यूनिट्स का था कि एक प्रॉपर्टी पे ज्यादा फार्म हाउसेज अगर कंस्ट्रक्टेड हैं मोर देन वन और उनका भी तो 4 कनाल से ज्यादा हैं तो उनकी सूरत में सर्कुलर 1 जो है वो उसके मुताबिक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करनी होगी। सेक्शन 7 ई में फार्म हाउस हमने पहले डिस्कस कर लिया। देन एक और उसमें था कि लोकल गवर्नमेंट या डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल्डर्स एंड डेवलपर्स जो DNFBP रजिस्टर्ड एंड डायरेक्टरेट के साथ उनके ऊपर भी ये लागू नहीं है। अगर उनकी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो उस सूरत में सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन एज DNFBP, यानी ये आप FBR में जब DNFBP की रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं एक सर्टिफिकेट ऑनलाइन ही क्रिएट होता है, तो सर्टिफिकेट वुड बी सफिशिएंट एविडेंस कि ये डेवलपर या बिल्डर है या डेवलपमेंट अथॉरिटी है, तो इसके ऊपर ये लागू नहीं होता है। तो दीज वर दी प्रोविजंस जो कि हमने डिस्कस कर ली हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो अराइज होते हैं वो ये हैं कि ये जो इम्प्लीकेशन है दिस इज जस्ट फॉर दी पर्पस ऑफ ट्रांसफर में रिस्ट्रिक्शन है। अदरवाइज 7E जो है वो अभी अगर उसकी सूरत हाल को देखा जाए तो पंजाब में एप्लीकेबल नहीं है और बाकी सूबों में 7E का टैक्स जो है हर बंदे ने देना है अनटिल अनलेस एक स्पेसिफिक स्टे ऑर्डर जब तक किसी को नहीं मिलता या जब तक सुप्रीम कोर्ट का फाइनल डिसीजन नहीं आता तब तक ये 7E एप्लीकेबल है। और अभी टैक्स ईयर 2023 की जो टैक्स रिटर्न्स हैं उसमें भी अनेक्सर के तौर पे आपने फिल इन करना है और उसमें फेयर मार्केट वैल्यू जो है वो फिल इन करनी है और एक्सक्लूजन्स दो एज पर लॉ एज पर सेक्शन 7E जो दी हुई हैं उसको एक्सक्लूड करके इफ वैल्यू इज मोर देन 25 मिलियन या मोर देन 25 मिलियन तो उसके ऊपर टैक्स जो है 1% ऑफ द फेयर मार्केट वैल्यू पे होगा। और ये जो टैक्स है 7E का जो कंप्यूट होता है ये जो अगर बाकी सूरतों में आपकी कोई विद होल्डिंग हुई हुई है एडजस्टेबल तो उसके अगेंस्ट ये एडजस्ट होता है। टोटल टैक्स लाइबिलिटी जब बनती है आपकी टैक्स रिटर्न में जब आप चीज़ें पंच करते हैं तो टोटल लाइबिलिटी जो है वो दैट इज इंक्लूसिव ऑफ दी टैक्स अंडर सेक्शन 7E और उसमें अगर टैक्स रिडक्शन एट सोर्स है किसी भी हेड में तो वो एडजस्ट होती है और आपने वो नेट ऑफ लाइबिलिटी जो है वो पे करनी है, तो ये भी एक सूरत है। So with this, I end up my presentation here. Okay, जी, in the end, we thank you all for participating in this learning session और आपसे भी हमने बहुत कुछ सीखा and thank you for sparing your valuable time। और हम इस तरह के सेमिनार जो टेक्निकल सेशंस हैं वो आइंदा भी इंशाल्लाह अरेंज करते रहेंगे। With this, we end up our session and now I would like to thank my team as well, जिसमें Mr. Uzair, our business development manager, then हमारी coordinator है मिस फजर, मिस्टर आदिल हमारे टेक्निकल एडवाइजर हैं विद रिस्पेक्ट टू दीज अरेंजमेंट्स। और उसके अलावा मेरे साथ मेरे पार्टनर हैं इमरान मलिक साहब ही उन्होंने हेल्प किया विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन एंड देन सर्टन गाइडलाइंस फ्रॉम अदर टीम मेंबर्स। बिलाल साहब है मेरे साथ, तो सब टीम मेंबर्स का एंड अरेंजमेंट्स का मेरी टीम का भी बहुत शुक्रिया।
और आप सबको भी शुक्रिया। थैंक यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।